हो गया। गुलाम वंश, चलो जब कह रहे हो तो पहले इसी को लिखवा देता हूं, जैसे कहोगे वैसे। अब इसमें कह रहे भाई रजिया सुल्तान, यही तो कह रहे हो, रजिया तान। ठीक है भाई, यहां से देख लेंगे भाई। अब यहां से क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था कैसे कैसे आया था, बताया था ना किसी दिन। बताओ, बोलिए, लिखिए। लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 1236 से 1240, 1236 से 1240। इसके पीछे मैंने पढ़ा दिया है सारा। हाँ जी, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 लिख लो, कोई बात नहीं। हो गया। इसके बारे में कह रहे हो तो मैंने उस दिन क्वेश्चन सारा बता दिया था पेपर में किस टाइप का आता है, लेकिन आप लिखवाने की बात करो तो लिखो। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। ये कभी भी पेपर में नहीं पूछा गया, ठीक है जी। हो सकता है आगे चल के पूछा जाए, तो इसको पढ़ लेना बढ़िया से। जितना क्वेश्चन पेपर में आता है इसमें सारा मैंने पॉइंट को क्लियर करा दिया है ना। इसके बाद हमें खिलजी वंश पढ़ना है, लेकिन आज इसी को क्लियर करा देता हूं, एक एक पॉइंट को आपको लिखवा देता हूं। लेकिन गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होगा तो मेरे से तुरंत पूछना, एकदम क्लियर। तो यहां पर है, क्लियर रखना कि इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा। बोलिए, कौन गद्दी पर बैठा भाई? यानी क्या बताया था इसका, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और उसी तरीका से मैंने बताया कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा भाई? तो बताए थे उनके मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठा। कौन बैठा? आराम शाह। उससे अपदस्थ करके उसके गद्दी पर कौन बैठा भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन बैठा भाई? नहीं, रुकनुद्दीन, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी फुलो फुलो मत बोल दो, ठीक है जी। उसके बाद कौन बैठेगी? रजिया सुल्तान। हम लोग टॉपिक तो लिखे हैं रजिया सुल्तान, लेकिन आपको पॉइंट बताना पड़ेगा कि ये कैसे गद्दी पर बैठी, इस बात को ध्यान रखिए भाई। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखो शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जन समूह द्वारा उसे अपदस्थ किया गया। नहीं, टाइम है, टाइम नहीं है। जब फोन थोड़े कंपनी है, जल्दी बताइए 10 सेकंड में कोई भी बात है तो। हो गया। तो इसमें बताया था कि गद्दी पर कौन बैठा, क्या लिखा है लास्ट पॉइंट? द्वारा उसे अपदस्थ किया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया को
सुल्तान बनाया गया? रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट एवं टोपी पहनना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन रजिया सुल्तान से दो पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन जो दोनों बोल देता हूं, यही आएगा क्वेश्चन अगर आता है तो ज्यादातर, बाकी तो कुछ भी आ सकता है। तो लिखना 2 पॉइंट, जो इसके बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नंबर 1 करके लिखना, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी थी, नहीं बनी, बनाया गया। एक तो यह पूछा जाएगा आपसे पेपर में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। महिला शासिका भी थी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो कहानी आती है कि भाई रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, फिर 1240 में डाकुओं ने दोनों को क्या कर दिया, मार दिया। बस यही कहानी और कुछ क्वेश्चन नहीं है। हो गया भाई। तो ये रजिया से सुल्तान बनी, इसका यही पॉइंट है। ठीक है। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उस गद्दी पर कौन बैठा, क्या बताया भाई, बताइए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है जी। उसके बाद वो किसके चलते बैठा, मां शाह तुर्कान। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना भाई। उसके बाद, हाँ, उसके बाद कहा जाता भाई कि शाह तुर्कान के अत्याचारों के चलते क्या हुआ भाई, उन्हें जन समूह द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा भाई, रजिया, और वो सुल्तान की उपाधि धारण की। और उसके बाद पहली तुर्कान महिला थी, कौन सी, तुर्क महिला थी। और दूसरा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन ठीक है ना, 1265 से 87 या 1266 से 87, कोई बात नहीं, लिख लो। 1265 से 1287। क्लियर। लिखेंगे ग्यासुद्दीन बलबन ने, सारा समझा दिया था भाई, इसमें से पेपर में क्या आता है। ग्यासुद्दीन बलबन ने एक नवीन राजवंश बलबनी की नींव डाली। नवीन राजवंश बलबनी की नींव डाली। क्लियर।
इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जो गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। क्लियर? तो ये बातें मैंने पीछे बता दिया था। क्लियर? कि जब बात करते हैं किसकी, गुलाम वंश के, किसकी बात करते भाई, तो गियासुद्दीन बलबन एक नवीन क्या बताया भाई, राजवंश, जिसका नाम क्या दिया, बलबनी। इसका वास्तविक नाम क्या था भाई, बहाउद्दीन। जब गद्दी पर बैठा तो क्या हो गया भाई, जैसे रजिया सुल्तान है तो रजिया बेगम होगी, रजिया खातून होगी, कुछ भी होगी, और सुल्तान गद्दी पर बैठने के बाद बनना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो गया भाई? इस तरीके से याद रखेंगे भाई। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ऐसे लिखो, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। पहला शासक था, कौमा 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 जिसने यह कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, ब्रैकेट में इसका अर्थ लिख लो, अर्थ लिख लो भाई। नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ब्रैकेट बंद, ईश्वर का प्रतिनिधि, ब्रैकेट बंद, तथा जिल्ले इलाही, जिल्ले फिर ए फिर इलाही। ठीक है भाई? तो इसको पढ़ा जाता है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, यानी ब्रैकेट में लिखना, इसका अर्थ है ईश्वर की छाया है, ईश्वर की छाया है। यह सुल्तान के बारे में कहा गया कि एक तो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर की छाया है। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने दरबार में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बलबन ने दरबार में ईरानी परंपराओं सिजदा, वर्ड है सिजदा, ब्रैकेट में होता है भाई, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, साष्टांग दंडवत, लिख लो भाई। हां, साष्टांग दंडवत इसने स्टार्ट किया था भाई। तथा पैबोस, पैबोस मतलब माने यहां पर इसका अर्थ है सुल्तान के कदमों को चुमना, कदमों को चुमना, ब्रैकेट बंद, को प्रारंभ किया, को प्रारंभ किया।
आगे लिखेंगे नेक्स्ट, दरबार में प्रतिवर्ष, यही सब क्वेश्चन आता है भाई, जो पॉइंट है, दरबार में प्रतिवर्ष, दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्योहार नौरोज मनाना शुरू किया गया। दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्योहार नौरोज मनाना शुरू किया गया, नौरोज मनाना शुरू किया गया। क्लियर? इसी में लिखिएगा, बलबन ने एक स्थायी सेना रखनी प्रारंभ की। बलबन ने एक स्थायी सेना रखनी प्रारंभ की। तथा इल्तुतमिश के समय बनाए गए, तथा इल्तुतमिश के समय बनाए गए चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया। उस दिन एक और पॉइंट समझाए थे, बलबन ने, नेक्स्ट पॉइंट, रक्त तथा लौह बताए थे। रक्त तथा, ऐसे ही पढ़ लोगे ना भाई, बहुत अच्छा लगता है ये इतिहास को अगर पढ़ने में। मैं इनके बारे में नहीं कहा ये अच्छे बूढ़े हैं, आराम से कहानी जैसा समझ लोगे, जैसे उस दिन समझाया था, ठीक है ना। हाँ, ये तो मैं लिखवाने वाला नहीं था, तुम लोगों ने कहा तो लिखवा दिया, क्योंकि चलो सही है रजिस्टर में। मेन पॉइंट इसमें कि समझ जाओगे एक बार बढ़िया से, एक एक पॉइंट को बस करना यह है कि जैसे लिख रहे हो तो इसमें जो भी वर्ड लगे कम हार्ड है, एक एक वर्ड को कहानी में कहानी जैसा समझा दूंगा। जरूरत क्या पड़ता है कि थोड़ा सा हमारे साथ क्या दिक्कत है। नंबर 1, सबसे पहली दिक्कत, सरकार इलेक्शन के चलते जल्दी जल्दी वैकेंसी दे रही है, इसके चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हर स्टेप में 25 तारीख का आंसर की एसएससी जीडी का डेट था, 18 या 19 को आ गया, या तो 18 बोला या 19 को, 18 कहीं आया गया। सारा काम एसएससी जीडी का रिजल्ट कर, मैंने इतनी स्पीड में एक बच्चा 4-4 फॉर्म भर दिया। अब कैसे कराओगे? होता है कि एक, चलो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई आराम से पढ़ाओ। अब यहां क्या है, इस महीना पार हो ही रहा है, सीएचएसएल के पेपर है, भरे सब होंगे, कहेंगे नहीं, वो बात अलग है। फिर उसका अगला महीना एमटीएस के पेपर होगा, तो फॉर्म तो सारे भरते की कहीं लग जाए। इधर सीआरपीएफ का 22-23 तारीख से स्टार्ट होगा, भरे सब होंगे। तो इस तरीके से टारगेट है क्या क्या चीज का तैयारी करूं। अब ये हो गया, फिर सोच रहे आर्मी में पहले रिटर्न निकाल दे, नौकरी तो करना नहीं है, पहले रिटर्न, जैसे लगता है इनका मौसम वहां पर वो है। तो कहने का सेंस है कि आर्मी का इतना ना फॉर्म भर दियो कि समझ ही में नहीं आता किस हिसाब से। इसीलिए कहानी कहने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने रूल लगाया कि स्पेशल एमटीएस, तो अगर स्पेशल पढ़ना अलग बैच ज्वाइन करो। एक होता है कि इसमें आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी बिल्कुल स्पेशल, पुलिस की भर्ती आएगी बिल्कुल स्पेशल। और टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो टाइम मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सबका टाइम का जब तक स्पेशल, स्पेशल का मतलब, हाँ इसका मतलब टारगेट, अब इसका आज 52 दिन बचा है तो 52 दिन में कंप्लीट करना है। अब सोचो, अब इस बैच में आराम से पढ़ाओगे, क्योंकि हर लोग मिक्स है भाई, किसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे नहीं। तो आप जब तक इस तरीके से नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, यही चीज मैं बताने। आप कैसे बताओगे बलवा, यहां तो माइंड में चल रहेगा कि जल्दी खत्म करके जल्दी कैसे करोगे, आराम से कैसे पढ़ा सकते हो। आप कहानी करो 2 क्लास में, पूरी कहानी अंदर फट रहा है, कहानी पूरी जानकारी है, लेकिन कैसे आप बताओगे। अब यहां पर देखो आर्मी का, और उतना ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ना है, सारा चीजों को पढ़ना। अब तुम इसमें पढ़ो, लग जाएगा 1 महीना लग जाएगा, इतिहास में पता चले हो गया काम। तो टारगेट बना रखे हो भाई इस बात को। जो भी पुलिस की वैकेंसी, रेडियो ऑपरेटर या कितना है, सबका बताओ कैसे तैयारी होगी। तो इसलिए आप यही बुद्धि लगाओ और इसी तरीके से अपना ज्वाइन करके बढ़िया से पढ़ो। अब बाकी, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबके कड़ी आराम आराम से पढ़ाई जाएगी विस्तार, लेकिन आपको अगर लगता है कि हमें जल्दी, तो जल्दी के लिए आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। आप बताओ, इसमें बहुत एक्सप्लेन करके आराम आराम से पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब लोग 6 महीना कम से कम आता है, तो भाई आराम से पढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब कैसे तुम बलबन के बारे में बहुत आराम आराम से बता रहा, आराम आराम से तुम्हारा पेपर मान के जो कहां से आ जाएगा पेपर में। तो इसके लिए आपको टारगेट इसी हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, और बढ़िया से कोचिंग के साथ अपना यह देखना है कि हमारा सामने पेपर कौन सा है, क्योंकि सरकार को तो अपना
इलेक्शन से मतलब है, रेलवे की भर्ती देके पूरा कर देगा, या कोई भी चीजें इतना जल्दी जल्दी कहां से तुम कर पाओगे। तो इसलिए या तो 4 साल लटकाएगा या 10 दिन में करा देगा पेपर, तो ये चीजों कैसे होगा। तो इसलिए आप सोच लो, ठीक है ना। अब ये बताओ, आर्मी का सिलेबस अलग, तुम्हारा आराम से पढ़े जा, कहां से निकालोगे रिटर्न। तो कहने और करने में बहुत अंतर है कि हम एमटीएस की नौकरी नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, निकलेगा उसके बाद पता चलती है। तो इसलिए मैं इसमें स्पीड नहीं पकड़ पाता हूं, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग आराम आराम से समझाना है। और स्पेशल वही आदमी पढ़ेगा ना जिसको थोड़ा बहुत आता है, तो वही चीजें, क्योंकि टारगेट है तुम्हारा मान लो 50 दिन और 30 दिन मेरा लग जाएगा, तीनों इतिहास खत्म, तब तक खत्म हो जाएगा फिर ऐसे। तो इसलिए इतना ना जल्दी जल्दी फॉर्म आ रहा, रोज एक फॉर्म, रोज एक। अब असम राइफल का आ गया है, ठीक है ना, पता नहीं हर 2 दिन पर फॉर्म, कैसे तुम सिलेबस पूरा कराओगे। और सबका थोड़ा अलग है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एक अलग हिसाब है, यूपी पुलिस का अलग है, दिल्ली पुलिस का अलग है, एमटीएस का अलग है, सीएचएसएल का अलग है, सीजीएल का अलग है, कैसे करोगे बताओ। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है समझाने में कि कैसे कंप्लीट कराया जाए। इसलिए पहले समझाना इंपॉर्टेंट हो रहा है कि जल्दी लिखो चाहे नहीं, कम से कम समझ लो। तो टारगेट देख लो, जिस फॉर्म को भरे हो, ठीक है ना, कि अगर निकालना है तो उसको टारगेट कितना दिन है उसके हिसाब से पढ़ना, आप मुझे बताओ, ठीक है जी। अब किसी का पेपर 3 महीना है, 2 महीना है, तो उसी हिसाब से स्पीड में पड़ेगा, अपने को कंट्रोल मैनेज करते हुए। अब आप आराम से पढ़ने लगोगे तब तो। और ये सब बैच जनरल बैच, इसमें आराम आराम से ही पढ़ाई होगी, ठीक है, मतलब बढ़िया से होगी, मैंने खूब खोल के बढ़िया से होगी, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर। आइए, तो हम लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे आपको, बोलो, ठीक है, रक्त तथा लौह, ठीक है जी। तो बताते बलबन ने रक्त तथा लौह का नीति का पालन किया, इस बात को ध्यान में भाई, क्लियर हो गया भाई, इस बात को ध्यान में भाई, लॉ की नीति का पालन किया। क्लियर, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, दीवान ए अर्ज की स्थापना की। क्लियर, आगे लिखेंगे, गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। इसके समय में गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन इसके दरबारी कवि थे। इसके दरबारी कवि थे। हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब इसमें बताना है आपको कहां कहां दिक्कत है, मैंने तो लिखवा दिया था, पीछे बताया था ना, समझाया था ना। इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट को पूछना है तो एकदम खोल के पूछो, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने पीछे एकदम बढ़िया से इसको समझा दिया था। एक बार फिर से मैं इसको तोड़ के समझा देता हूं बढ़िया से क्वेश्चन को, ठीक है जी। सुन लो, उसके बाद तुम्हारा डाउट नहीं रहेगी, फिर आएगी तो पूछना। समझा दूं, बोलो, बढ़िया से सुन लो। सबसे पहले हमने बताया मैं कहानी कैसे बना देता हूं, इस पॉइंट को जोड़ते हुए कहानी। क्लियर, तो फोन इतना ना आ जाता ना, तुम लोग किसी काम लायक हो तो हो ही नहीं। किसी का फोन या तो उठा लोगे या लेके आ जाओगे ना। अब फोन आ रहा है मैसेज, ठीक है। चलो, कहानी के रूप में मैं आपको समझाता हूं, समझाओ।
सबसे पहले हम लोग बात किए थे उधर का, पढ़ लिए थे, 1 नंबर में पढ़े थे, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कहानी बता दिया था पूरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका पुत्र कौन बैठा? आराम शाह। आराम शाह को अपदस्थ करके इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उनको एक तरह से कह देंगे अपदस्थ करके कौन बैठा भाई? रजिया सुल्तान। क्लियर हो गया? रजिया सुल्तान की पूरी कहानी हमने अभी पढ़ लिया। इसके बाद बीच में आया है, टॉपिक छोड़ दो, सीधे आ जाओ किसमें? गियासुद्दीन बलबन। ये इसके बाद नहीं मैंने लिखवाया था, पहले दिन जब लाइन से लिखवाया होगा सारा बताया होगा, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी बिना मतलब वाली बात, ठीक है ना। हाँ, आईएएस के मेंस की क्लास नहीं चल रही, टाइम लग जाएगा ज्यादा। तो सबसे पहले यहां से बताए थे कि गियासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल रहा, शासन काल रहा, 1265 से 1287 या 1266 से 1287, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये गियासुद्दीन बलबन ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसे बलबनी कहा जाता है। क्या? इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था भाई? वास्तविक नाम बताते हैं बहाउद्दीन। और जब गद्दी पर बैठा तो क्या नाम था भाई? गियासुद्दीन बलबन। ये क्लियर हो गया भाई। ये पहला ऐसा शासक था, मतलब दिल्ली सल्तनत का, जिसने अपने को क्या क्या कहा था भाई? तो पहला बताए थे भाई, हां, पृथ्वी पर बताए थे भाई नियाबत ए खुदाई, इसका मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। दूसरा बताया था भाई जिल्ले इलाई, ईश्वर की छाया है, इस बात को ध्यान रखिए भाई। उसके बाद बताए थे बलबन ने, मतलब कहा जाता है, लिखा है जो किताब में उसके अकॉर्डिंग, कि ईरानी त्योहार, हर चीज, ईरानी परंपरा, हर चीज को सबसे ज्यादा ये फॉलो करता था। ईरानी त्योहार मतलब हर चीज ईरानी। आपको कैसे मैं बता रहा हूं, पेपर में आया नहीं है लेकिन कहानी में है, ईरानी से सुन लो। जैसे कहोगे कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया, ठीक है भाई। उसके बाद है भाई कि जैसे 1-2 पॉइंट और है ईरान वाला, जैसे सिजदा और पाबोस के प्रचलन को अनिवार्य बना दिया। उसके बाद फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज के बारे में क्या लिखवाया हूं बताना? ईरानी त्योहार, मगर हर चीजों में ईरानी, सबसे ज्यादा ईरानी वाला व्यवस्था इसी के दिन है, इस बात को ध्यान रखें भाई। तो ये कंसेप्ट पर ध्यान रखें भाई। उसके बाद बताए थे भाई कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी, 40 गुलाम सरदारों का गुट, 40 दल बताए थे ना, तो उसी 40 दल को इसने क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद बताया था दीवान ए अर्ज की स्थापना की बलबन ने। ये दीवान ए अर्ज क्या है? कहा जाता है कि यह एक केंद्रीय माने सेंट्रल लेवल का यह सैन्य विभाग था। क्या था भाई? सैन्य विभाग था। उसको क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज। इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्या था भाई? सैन्य विभाग था। उसके बाद बताए थे इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कि गुप्तचर अधिकारी को क्या नाम? बरीद। ये तो चलो नाम है, इसमें कुछ नहीं है। और फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन, इसके क्या थे भाई? दरबारी कवि थे। इस बात को ध्यान रखिए भाई। क्लियर हो गया? तो ये सारा कंसेप्ट इसमें बताया गया भाई। और क्या लिखवाए थे बताओ? नेक्स्ट लिखवाए होंगे कि बलबन ने एक स्थायी सेना, स्थायी सेना का मतलब परमानेंट रखेंगे भाई, ठीक है ना, प्रारंभ की और तथा 40 दल को समाप्त किया। मैंने सेना को क्या बनाया? स्थायी बनाया। और दूसरी पॉइंट ये कि सैन्य विभाग, केंद्रीय सैन्य विभाग की क्या करी? स्थापना की। ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे भाई। चलिए और बताइए, कोई इसके अलावा आपके अंदर कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। कोई डाउट नहीं है? चले आगे। तो टॉपिक लिख दो आगे के लिए, थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना, फिर आगे लिखवा दूंगा, क्योंकि इसको पढ़ के याद कर लेना इंपॉर्टेंट, सारा याद हो जाएगा अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो, ठीक है ना। जैसे सिजदा वर्ड हो गया, पैबोस हो गया, सिजदा का मतलब साष्टांग दंडवत, पैबोस का मतलब सुल्तान के कदमों को चूमना। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्या वॉशरूम जाना है? हेलमेट ओके, नहीं अंदर कहीं रखे होगे, देखो एक बार घुसना अंदर। हाँ चलिए, इसके बाद बात करते, लिखो खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश।
खिलजी वंश, ये ज्यादा समय तक नहीं चला। खिलजी 1290, 1200 से कहां तक चला? पर क्या छोड़ देते हो घर पे, खाली छोड़ने आता है तुम लोग को। खिलजी वंश 1290 से 1320, सारा पढ़ा के सारा याद करवाए थे। पहले बताओ कि पहले इसको समझाओ कि पहले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बताओ। पहले बता दो पेपर में आया हुआ जितना क्वेश्चन है पेपर का आया हुआ सुन लो भाई। सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा। आप कहोगे ज्यादा क्यों बोल लो? इसका कारण यह है कि गुलाम वंश का कुछ क्वेश्चन आपको पता होता है, इधर कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे नाम रहेगा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये समझ ही में नहीं आता क्या रहेगा। इस बात को ध्यान में भाई, क्लियर हो गया? यहां से कम 20 क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि पेपर में आया है भाई, और अलाउद्दीन खिलजी से सबसे ज्यादा। इसलिए इसको ज्यादा मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको आइडिया कम रहता है। गुलाम वंश वाला थोड़ा सा आइडिया हो गया, थोड़ा सा जानते थे, थोड़ा सा भूल गए थे, थोड़ा सा फिर से याद होगा, तभी तो शेर बनोगे। क्योंकि वो बात पीछे से जैसे हम कहें पील बक्स लाख बक्स, तो अब तो याद हो गया। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर? तो ये कम से कम 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन क्या क्या पहले सुन लेना, उसके बाद फिर समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, चलते रहेगा। बस ये जितना लिखवा रहा हूं ना, इसको याद कर लेना, क्योंकि आपका पेपर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगे कि हाँ जी सर हमने ये बुक में पढ़ा है, ऐसा बात है, तो मेरे को जिक्र जरूर करना, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उखाड़ता हूं क्वेश्चन को जो भी, तो इसलिए कृपया करके एक बार पूछे, तभी तो पता चलेगी हाँ हम क्या जानते हैं। एक बात को ध्यान रखिए भाई। तो सबसे पहला यहां से क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन है भाई कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्य अभिषेक कहां हुआ? ठीक है जी, ये है आरओ का पेपर, ARO, ठीक है जी, ये जो आता है यूपी का, उसमें आया गया। ठीक है भाई, आंसर भी बता दूं साथ के साथ, बोलो। किलो खड़ी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना भाई। क्या बोलते हैं? किलो खड़ी। एक तो ये हो गया आपके पेपर का क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। मतलब जो कहा जाता है ना एक तरह से कि मतलब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, सबसे ज्यादा उम्र दराज था। क्या था? सबसे ज्यादा। जैसे क्वेश्चन सीडीएस में एक बार पूछा था, 16, 17, 18 जो भी पूछा था कि मुगल वंश में सबसे अधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक, तो दो है। एक तो 1658 से 1707 और एक है 1556 से 1605, जिसको अकबर बोलते हैं। तो अकबर का एक ही बार राज्याभिषेक हुआ, इसलिए अकबर बोल। तो जब से आया तब से हम इस क्वेश्चन को बोलने लगे मार्केट में धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बच्चों को पता हो गया 1556, कई बार यूट्यूब से लेकर हर जगह उसी तरीका से आया भाई इस बात को कि खिलजी वंश में सबसे अधिक उम्र दराज या दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक उम्र दराज, ठीक है, जो शासक रहा उसका नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जहां तक ये लिखा गया किताब में, उसके अकॉर्डिंग 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। कब? तो 70 मतलब आप समझो रिटायरमेंट से भी ऊपर, ठीक है ना, सुपर के ऊपर। तो इसलिए दो क्वेश्चन याद रखेंगे। तो हमने बता दिया, क्या क्या बताया भाई? एक बताया भाई किसका राज्याभिषेक कहां हुआ भाई? तो किलो खड़ी में। कहां हुआ? और सबसे अधिक उम्र में, यानी 70 वर्ष के उम्र में क्या भाई? गद्दी पर बैठा। ये थोड़ा आया हुआ क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो कहानी जब बोलूंगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, फिर याद हो जाएगा। जब तक इतिहास को दिल लगा के और नहीं लाइन से जोड़ोगे, लाइन से नहीं जोड़ोगे, तब तक आपको याद होने वाला ये नहीं है। आप चाहोगे रट ले, कभी इतिहास रटने से याद नहीं होता है। जैसे हमने गुलाम वंश पढ़ाया, आपके पेपर के हिसाब से पढ़ाया, तो जब उसको पढ़ाया तो एकदम एक कहानी में होनी चाहिए। लोग कहते हैं सर मैं भूल जाती हूं या भूल जाता हूं, या आपको देखकर ये होता है, या कहते कि भाई हम जैसे याद था और अभी आए तो भूल गए, या मैं लिख देंगे। ये सारा कमियां होती, कम इससे पहले नहीं पढ़े और डायरेक्ट आप अच्छा से फिर भी पढ़ोगे, फिर भी आप भूल जाओगे। जब 3-4 बार उसको कहानी के जैसे समझोगे तो भूलने वाला नहीं। वो क्या होता है? आगे पीछे करके, जैसे मैं भी भूल गया हूं तो आगे पीछे करके बता देंगे। लेकिन जो लोग ये कहता है कि मैं भूल गया था, इसका मतलब तुम रटे हुए हो। इस बात को ध्यान, ऊपर से कनेक्शन कैसे कैसे जोड़ के बता रहा हूं, तो वैसे ही कनेक्शन जोड़ोगे, देखना खिलजी वंश कैसे याद करवा दूंगा। कनेक्शन जोड़ो, इतिहास का मतलब, ठीक है ना, कि आपको दिल लगाना पड़ेगा कि लाइन से कैसे कैसे, तो आगे पीछे करके बता सकते हो, लेकिन भूलोगे नहीं। जैसे हम लोग पढ़े गवर्नर जनरल, क्या पढ़े भाई? गवर्नर जनरल। अगर मेरे से पढ़े होगे जो लोग, तो गवर्नर जनरल से कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसा सकता। जैसे एक लाइन हम लोग बोलते हैं बार बार कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो बोलते रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल,
तो क्या बोलते हैं भाई, वारेन हेस्टिंग्स बोलते हैं भाई। फिर बोलते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग बोलते भाई। भारत का पहला वायसराय, तब भी लॉर्ड कैनिंग बोलते भाई। उसके बाद बोलते भाई स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बोलते भाई। संयुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वहां पर भी क्या कहते हैं भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपाल। तो ये कॉन्सेप्ट याद है, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक बोल दिए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। तो इस तरीका से अब गवर्नर जनरल का वर्ड अब आपका 1 नंबर आएगा तो पक्का हो गया। लेकिन आप इसी को रट कर जब रहोगे तो काम खराब हो जाएगा, बीच बीच में जीके जैसा रटोगे, ठीक है जी। लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी उस तरीका से पढ़ानी पड़ती है, नहीं तो एक बार गवर्नर से बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आता है क्रम आपको क्या हो जाएगा भाई, आपको याद हो जाएगा। तो उसी तरीका से आपको क्लियर पहले ये होनी चाहिए कि पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था कि अलाउद्दीन खिलजी था, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा कि एक इसका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका जो राज्याभिषेक हुआ किलो खड़ी में बताए थे। दूसरा बताया सबसे अधिक माने उम्र में गद्दी पर क्या होगा, बैठा। जैसे हम लोग कहते हैं मुगल वंश में कहते हैं बहादुर शाह जफर या द्वितीय, कहते हैं ना भाई, बोलिए उसी तरीके से यहाँ एक ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि गुरसप किसका नाम था, तो गुरसप अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं, गुरसप अलाउद्दीन खिलजी। अली या गुरसप, ये पेपर में आया सबसे ज्यादा, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि याद लोगों को कम रहता है, इस बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है इसमें ध्यान रखेंगे भाई कि कौन से खिलजी वंश के शासक ने निरंकुश शासन की स्थापना की। निरंकुश शासन का मतलब यहां पर इसने सारा पॉइंट अपने अकॉर्डिंग किया, सारा चीजें क्या करा, अपने अकॉर्डिंग, हर चीज अपने अकॉर्डिंग किया है। तो इस बात को ध्यान रखना भाई, तो इस बातों को ध्यान रखना भाई, ठीक है। जैसे खलीफा पढ़े थे पीछे और सुल्तान पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, खलीफा, और एक क्या पढ़े थे, सुल्तान। हम लोग गुलाम वंश के साइड में पढ़े थे, तो उसी तरीके से इसने दोनों को अलग अलग करने दिए, दोनों को अलग अलग। तो ये मतलब स्वीकृति नहीं ली थी, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। जैसे कहते हैं खलीफा से सुल्तान की पद मिलता, तो स्वीकृति नहीं लिखा कि खलीफा अलग सुल्तान अलग। तो ये कहा जाता है निरंकुश शासन की स्थापना जो की, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। किसका नाम है, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, यहां पर ध्यान रखना भाई, हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया गया, इस बात को ध्यान रखिए भाई। ये किसके द्वारा, तो इसका भी आंसर क्या, अलाउद्दीन। मैंने सब सारा अलाउद्दीन खिलजी का अगर आप याद कर लेते हो तो एकदम ध्यान रखना भाई। क्लियर, ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका ये था भतीजा, क्या था, जहां तक किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हाँ, मैं इतिहास को ऐसे ना रट के बोलूं, जो 1.5 रुपये वाले पढ़ाते हैं, जो कहते हैं हमें खूब आता है, कुछ भी बोल देते, कुछ भी। तो जो किताब में लिखा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, वो भी किताब के एनसीईआरटी के तहत। ये नहीं कि यूट्यूब से आप वहां से देखे और कुछ भी बोल दो। उसमें जो लिखा गया कि मतलब भतीजा, और भतीजा के बाद वो बन गया दामाद, भतीजा से क्या बन गया भाई, दामाद बन गया। तो ये चीजें जो है ये किताब में लिखित है। तो इस बात को जैसे हमने पढ़ा था किसको, इल्तुतमिश पढ़े थे ना भाई। इल्तुतमिश क्या था, उसका मतलब गुलाम था, चेला कह सकते हो, ठीक है ना। उस जब समय में तो चेला तो नहीं कहता, ठीक है। अब बाद में क्या बन गया भाई, दामाद बन गया, इस तरीका से आप कह सकते हो। ये कहानी है, ये पूछा नहीं गया, ये दामाद और भतीजा के बारे में ये किताब में लिखा हुआ है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर ध्यान रखना, चराई कर या घड़ी कर कहते हैं, किसने लगाया था भाई, तो चराई कर पूछा गया, तो ये भी किसके है भाई, बोलो, अलाउद्दीन खिलजी का, ये ध्यान रखना। उसके बाद है दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की, तो ये भी सब सेम किया इसने। पृथक विभाग था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज, ये बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर। उसके बाद बाजार व्यवस्था को पहली बार नियंत्रण किसने किया, तो इसका भी आंसर यही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो गया भाई। सिकंदर ये सानी, या इसको बोला जाता है द्वितीय सिकंदर की उपाधि अपने आप किसने ली, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अलाउद्दीन खिलजी, इस बात को ध्यान रखें भाई। अपना साम्राज्य विस्तार जो करा था गुजरात बंगाल, तो यहां पर गुजरात में है कि खिलजी वंश के संस्थापक नहीं कहा जाता है, मैंने वास्तविक तो बोले ही जा सकते क्योंकि इसने सबसे अधिक विस्तार किया, लेकिन फिर भी खिलजी वंश के कौन से शासक ने इस साम्राज्य को विस्तार किया ऐसे राज्यों में, तो उसका भी आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, इस बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर, इस तरीका से। उसके बाद
वो गुजरात में उसने मलिक काफूर से मिला, उसको कहा जाता है कि किन्नर था, इस तरीके से जो भी कहानी है, तो ये भी पूछा गया, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद एक नवीन धर्म की स्थापना की, उसने भी किसने की भी? अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से सारा क्वेश्चन को सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और जलालुद्दीन खिलजी की बात कहोगे तो वहां से 2-3 पॉइंट ही है, ठीक है भाई। एक तो संस्थापक बोलोगे, खिलजी वंश के संस्थापक, जो खिलजी वंश का काल बताए थे, कब से कब तक बताए थे? 1290 से 1320। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहा 1290 से 1296, 1290 से 1296। इस बात को ध्यान रखें भाई, क्लियर। तो 1290 में इसने क्या करी भाई? स्थापना की खिलजी वंश की, और उसका राज्याभिषेक कहां हुआ? किलोखड़ी में हुआ। इस बात को ध्यान रखना। कितने वर्ष की आयु में? 70 वर्ष की आयु में। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। इस बात को, उसके बाद फिर कौन आएगा भाई? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। उसका वास्तविक नाम अभी बताया, अलिया गुरसप। क्या बताया था भाई? अलिया गुरसप, क्लियर। वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था? दामाद, माने पहले तो भतीजा, उसके बाद क्या बना? दामाद बना। इस बात को उसने राजत्व सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत का व्याख्या करा है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट को आपने एक एक पॉइंट को क्लियर कर लो कि अगर समझ में आ गया हो तो पीछे से चलते हैं, एक बार क्लियर करते भाई। हमने गुलाम वंश में सबसे पहले जो हमने पढ़ा, तो गुलाम वंश में जो संस्थापक रहा उसका नाम हमने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या पील बख्श कहा जाता है, यही तो कहा जाता है भाई, बोलिए। उसने पहली बार सुल्तान की उपाधि, उससे तो मिला था सुल्तान की उपाधि, पहली बार किसने ग्रहण की? इल्तुतमिश ने। किसने करी? इल्तुतमिश ने। अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर। लाहौर किसने बनाया? बोलो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है भाई। लाहौर में क्या खेलते समय? पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, क्लियर। उसका जो सेनापति था बख्तियार काकी या खिलजी, जो भी कहते, उसने क्या करा था भाई? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करा? ध्वस्त करवाया उसका सेनापति ने। और इसने क्या करा? यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण कराया। और जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था वो क्या था भाई? संस्कृत महाविद्यालय था। उसके बाद इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम से 8 महीना तक गद्दी पर रहा, उसे अपदस्थ करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, जिसे यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए। यही तो भाई, बहुत सारा कहानी में बोलते रह जाऊंगा, अंत नहीं। ये चीजें तुम लोगों को बोलने की जरूरत है ना, पेपर निकालना है, हमारा जो करना है वो कर लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए ध्यान रखना, इसमें मेन चीज है कि आप पढ़ो, ठीक है जी। हम कहानी बोल के चिल्लाते रहेंगे, क्या करना है भैया? हमें कौन सा ट्रेनिंग में जाना, दिन भर यही काम करना है, हम बस यही देखना और कुछ नहीं, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखना। तो आप इसको बढ़िया से पहले क्या करना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि कहा जाता है कानूनों के आड़ में जैसे गलत काम होता है, उसी तरीके से मेरे बताए आड़ में जैसे हम बढ़िया से क्लास चल, लेकिन इसमें तुम लोग गलत काम क्या करते हो? इसको पढ़ोगे नहीं, हाँ सर ने समझा दिया, हो गया, इसको जाकर फिर से, ठीक है जी, इसको पढ़ोगे, तब कल खिलजी वंश को अच्छा से क्या करूंगा, फिर लिखवाऊंगा या पढ़ाऊंगा, ठीक है।